Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So, today is 4th April 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Okay, so now the first article is Supreme Court to list before polls please to verify count in all EVMs. अब देखिए यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में वेरियस पिटीशंस फाइल हुई हैं और उन पिटीशंस में ये कहा जा रहा है कि जो आपका ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो आपके वोटर्स होते हैं हम अपना वोट देते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, आपका एक वीवीपैट जिसका नाम क्या है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है. इस तरीके की एक स्लिप उसके साथ अटैच की जाती है जिससे कि वोटर को ये कंफर्म हो सके कि हमने जिस पर्सन को, जिस कैंडिडेट को यहाँ पर वोट दिया है वो उसी को वोट गया है. ठीक है. बट अब इसमें ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ये ऐसा एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है. इवन जो अपोजिशन पार्टी है दे आर ऑल्सो सेइंग कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है और हैकिंग के थ्रू क्या होता है, जो काउंटिंग वगैरह होती है इसमें यहाँ पर चेंजेस किए जा सकते हैं. तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि आप चेक कर सकते हैं ईवीएम मशीन को. अगर आप देखना चाहते हैं कि ये सच में हैक हो सकती है तो आइए, हम यहाँ पर ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि आप इसे हैक करके दिखाइए. लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि a series of petitions have sought a complete count of VVPAT slips as opposed to the current practice of verification of votes in only a few EVMs in each assembly segment through the slip. अब इसमें ये कहा जा रहा है, वोटर्स ये डिमांड कर रहे हैं. अभी तक क्या होता था, फॉर एग्जांपल ये ईवीएम मशीन है. अब पहले हम ये वीवीपैट कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं. अगर आप लोगों ने यहाँ पर वोट दिया होगा तो जैसे कि आपने ईवीएम मशीन में आपने अपना जो है वोट दिया, उसके साइड में ही आपको एक छोटी सी मशीन दिखाई देती होगी जिस पर्सन को भी आपने नाम दिया, तो उस कैंडिडेट की फोटो होती है, उसका यहाँ पर सिंबल होता है और उस पर्सन का यहाँ पर नाम होता है. तो वो मशीन आपने देखा होगा, मतलब उसमें उस पर्सन का ये पूरा जो डेटा होता है वो सामने आता है, हमने इस पर्सन को दिया है. और कुछ टाइम बाद मिनिमम 3 to 4 सेकेंड आप कह सकते हैं, इसमें 7 सेकेंड, नॉट 3 to 4, 7 सेकेंड का टाइम लगता है और वो मशीन यहाँ पर चली जाती है और इसमें आप देख सकते हैं कि हाँ, आपने इसी कैंडिडेट को क्या किया है, वोट किया है. अभी ये पूरा सिस्टम चलता है. ये ईवीएम मशीन के साथ ही ये वीवीपैट जो होता है, आपका वीवीपैट जो स्लिप होती है ये यहाँ पर रखी होती है. अभी तक एक्चुअली होता क्या था कि हमने ये कहा कि ये जो ईवीएम मशीन है सही से काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, मतलब किसमें कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रहा है. तो हमने इसकी क्या करी, काउंटिंग स्टार्ट करी. मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने उठाया कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर जहाँ जहाँ मतलब कि जितने भी इलेक्शन, जहाँ जो भी आपका वोटिंग का आपका बूथ है, तो वहाँ से हमने ईवीएम मशीन को उठाया और हमने उसकी चेकिंग की कि मतलब सच में ही, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर 10 कैंडिडेट हैं, सॉरी, और मतलब 10 वोट गए हैं तो उसमें से कितने वोट्स कितने कैंडिडेट को गए हैं. यहाँ पर हमने 10 वोट देखे तो ये कितने कैंडिडेट को गए हैं, जो नंबर ऑफ सीरीज है, किस तरीके से यहाँ पे वोटिंग पैटर्न है. तो अभी तक हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज से उठाकर ऐसा करते थे. लेकिन अब जो पिटिशनर्स हैं दे आर डिमांडिंग कि जितनी भी यहाँ पर वीवीपैट स्लिप्स हैं उनकी कंप्लीट काउंटिंग की जाए. तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि देखिए, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है अगर हम उस बेसिस पर करते हैं तो ये आपका जो रिजल्ट, इलेक्शन का रिजल्ट आने में ही आपको 1 से 2 महीने लग जाएंगे. और इसकी क्योंकि काउंटिंग इतनी आसान नहीं है, इजीली हम इतनी काउंटिंग नहीं कर सकते. मतलब इसके लिए हमारे पास, देखिए, पहली बात तो इतने रिसोर्सेस नहीं है और रिसोर्सेस के साथ साथ इसमें ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है. ओके, अब देखते हैं फर्दर. अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले जितने भी यहाँ पर पिटीशंस हैं ईवीएम से रिलेटेड, इनकी यहाँ पर सुनवाई की जाएगी. सो पिटिशनर्स हैव मूव्ड टू कोर्ट सीकिंग दैट द ईसी बी डायरेक्टेड टू काउंट ऑल वीवीटी स्लिप्स. तो यहाँ पे पिटिशनर्स की मांग ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या करे, जितने भी यहाँ पे वीवीपैट स्लिप्स हैं इनकी यहाँ पर काउंटिंग करे. दे ऑल्सो प्रपोज साइमल्टेनियस वीवीपैट वेरिफिकेशन, और यहाँ पर वीवीपैट वेरिफिकेशन की भी डिमांड की है. ऑन 17 जुलाई 2023 द टॉप कोर्ट हैज सॉट द रिस्पॉन्स ऑफ द ईसी ऑन अ प्ली फाइल. तो यहाँ पर
जितनी भी पिटीशन फाइल की गई थी, इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सुनवाई करेंगे, सारी चीजें हैं. सो इलेक्शन कमीशन हैज सेड काउंटिंग ऑफ 100% वीवीपैट स्लिप वुड पोज अ ग्रेट डिफिकल्टी ड्यू टू द अमाउंट ऑफ टाइम इट वुड टेक. तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अगर हम जितनी भी वीवीपैट स्लिप्स हैं इनको काउंट करते हैं, सो इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारे कंट्री की आप पॉपुलेशन देखिए, हमारी कंट्री का साइज देखिए, और अगर हम उस बेसिस पर करते हैं सो इट विल टेक अ टाइम. ओके, और जो अभी हम रिजल्ट फॉर एग्जांपल आपका 1 वीक 2 वीक में आता है, तो उसको यहाँ पर आने में आपका 1 से 2 महीने लग जाएंगे. ओके, इलेक्शन होने में ही यहाँ पर 2 से 3 महीने लग रहे हैं. सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि अगर हम जितनी भी स्लिप्स हैं उनकी काउंटिंग यहाँ पर करते हैं तो ये कितना टाइम यहाँ पर लेगा. ओके, सो आई होप आपको इतना ये यहाँ पर क्लियर है. नाउ अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस वीवीपैट के बारे में. ये क्या है? सो वीवीपैट का फुल फॉर्म यहाँ पर आ जाता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, क्योंकि वो एक पेपर में जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका पूरा नाम होता है, उन पार्टी का सिंबल होता है, और उनकी थोड़ी सी पिक्चर होती है, जो कि ये कंफर्म करता है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये XYZ कैंडिडेट को क्या किया है, वोट दिया है अपना, तो उसका यहाँ पर स्लिप में आ जाएगा उस पर्सन की यहाँ पर फोटो, उसका पार्टी सिंबल और उसका नेम. तो इससे यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल जाती है. सो वीवीपैट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रिंटर मशीन अटैच टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स दैट अलाउ वोटर टू वेरीफाई दैट देयर वोट्स have been recorded accurately. तो यहाँ पर इससे क्या होता है, हम अपना कंफर्म कर सकते हैं कि हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो वोट है वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुआ है. As soon as the voter presses the button, जैसे ही हमने ईवीएम मशीन का बटन प्रेस किया, तो जो वीवीपैट मशीन में यहाँ पे जो प्रिंट स्लिप होती है, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे प्रिंट स्लिप कंटेन्स होते हैं, उसमें नेम होता है, सिंबल होता है, और जिस पार्टी को हमने वोट किया है, तो ये 7 सेकेंड तक हमें शो होता है और उसके बाद वो उसमें चला जाता है. ठीक है. So VVPAT machines were first introduced in India in the 2014 लोकसभा इलेक्शन. ये आपका 2014 के जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है. एंड वर इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड एलिमिनेट डाउट्स अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ ईवीएम. तो ईवीएम में यहाँ पर जो डाउट था कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, ये बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, तो इसकी एक्यूरेसी को और डाउट को एलिमिनेट करने के लिए इस पीपीटेट मशीन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था. ओके, सो वीवीपैट मशीन्स कैन बी एक्सेस बाय पोलिंग ऑफिसर्स ओनली. बट इस मशीन का जो एक्सेस है, यहाँ पे जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ही क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है. ओके, सो इसमें बेनिफिट क्या होगा? सो इफ ईवीएम इज हैक्ड द सिस्टम शुड इंश्योर दैट ओनली इन केस ऑफ हैकिंग देयर इज अ पेपर ट्रेल. तो अगर ईवीएम मशीन हैक भी हो जाती है तो इससे हमारे पास ये रहेगा कि हमारे पास जो पेपर ट्रेल है ना, इसमें यहाँ पर कोई हैकिंग का इशू नहीं रहेगा. सो वीवीपैट विल बेनिफिट एवरीवन बिकॉज एवरीवन हैज अ राइट टू नो देयर वोट. अब इससे हमें हमारा राइट भी है ना कि हमने जिस पर्सन को, जिस कैंडिडेट को यहाँ पर वोट दिया है, ये उसी को अपना वोट गया है. सो फर्दर इट विल हेल्प टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड एंड रिगिंग. तो यहाँ पर जो इलेक्टोरल फ्रॉड होता है, रिगिंग होती है, इसके जो चांसेस हैं इट विल बी रिड्यूस. सो इट विल ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस ऑन वोटर्स एट द टाइम ऑफ वोटिंग हु नीड्स टू बी टेंस्ड ओवर इलेक्टोरल फ्रॉड एंड रिगिंग. Okay, so I hope this one is clear to you. Now next move करते हैं. So the next article is turning the spotlight on the urban poor. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? अर्बन पुअर की. अब तक हम बात करते थे रूरल एरिया की कि हाँ रूरल एरिया में बहुत सारे लोग गरीब हैं, पुअर यहाँ पर रहते हैं. बट अब हमें थोड़ा सा कहाँ अपना जो स्पॉटलाइट है उसका डायरेक्शन चेंज करना होगा, उसका एंगल चेंज करके हमें अर्बन पुअर की तरफ मूव करना होगा. अभी हाल ही फिलहाल में हम कई दिनों से इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं और इस रिपोर्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं. इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024. ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज हुई है? यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर इस रिपोर्ट को आपका निकाला गया है. अब आप सभी को बता दिए जाए कि ऑर्गेनाइज पॉजेस अ क्वेश्चन ऑन द ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ बेनिफिट टू द वर्किंग क्लास इन द बैकड्रॉप ऑफ 5.4%. अब इसमें यहाँ पर ट्रिकल डाउन का एक आप सभी को ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट है इस थ्योरी के बारे में पता होगा. ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि हमने कुछ लोगों को यहाँ पर अच्छा कर दिया, बेनिफिशरीज को यहाँ पर फायदा उठाया, और उसका मतलब ये हो जाता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस कर दिया. ये हमारी कुछ एक्स
YZ, ये 3 इंडस्ट्रीज थी। हमने फॉर एग्जांपल इनको बहुत अच्छा पूरा पैसा दिया, सारी चीजें की। अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अब इंडस्ट्रीज से ये जो बेनिफिट है वो कहाँ जाएगा, हमारे ग्राउंड लेवल पर जाएगा। तो अगर हमारी कंट्री की ही जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ये सारी चीजें अगर ये अच्छा परफॉर्म करती हैं, इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड लेवल पर इसका जो है बेनिफिट हमें मिलेगा। तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है आपकी। सो इसमें ये कहा जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट का बेनिफिट है वो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। ओके, सो द एवरेज रियल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम 15 एंड 16 2023, तो यहाँ पर जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ 5.4% बताई गई। सो इट ऑल्सो शोज अ डाइवर्जेंट ट्रेंड बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। और यहाँ पर आपको एक डाइवर्जेंट ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है, किसके बीच में, रूरल और अर्बन एरिया के बीच में, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। अब ये कहा जा रहा है, यहाँ पर इसमें ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि अर्बन एरिया में आपके हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इन कंपैरिजन टू इन रिलेटिव टू रूरल एरिया। रूरल एरिया में इट इज ओनली 1.5%, बट इन अर्बन एरिया इट इज 4.8%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट इज गोइंग अप एंड अप, ये आपका बढ़ता जा रहा है। सो हाउ एवर एवरेज मंथली अर्निंग आर हायर बाय 76% फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखिए, अगर हम मंथली अर्निंग की बात करते हैं तो उसमें जो कितनी है आपकी, 76% फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 44% फॉर रेगुलर एम्प्लॉयड जो आपके रेगुलर एम्प्लॉयड है, और 22% फॉर कैजुअल लेबर इन अर्बन एरियाज इन 2022। ओके, अब एक्चुअली हम बात करते हैं इसका जो सबसे बड़ा यहाँ पर रीजन दिया गया है। रीजन की बात हम पहले बाद में करेंगे। हम पहले यहाँ पर एक कंपैरिजन जो किया गया है कि अर्बन एरिया में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इतना ज्यादा हाई है और रूरल एरिया में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कम है। तो रूरल एरिया की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या आ जाता है, रूरल एरिया में जो आपका एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है इस टाइम पर, एग्रीकल्चर है। ऑल्दो यहाँ पर डिस्गाइज आपका एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है कि अगर एग्रीकल्चर फील्ड में 10 लोगों की जरूरत है तो वहां पे 20 लोग काम कर रहे हैं। सो इट इज टोटली डिफरेंट थिंग, बट उनका जो मेन इनकम का सोर्स है, जो मेन आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट है, वो क्या हो जाता है यहाँ पर, एग्रीकल्चर। सेकंड, यहाँ पर अगर आप सभी को पता हो तो क्या है आपका, मनरेगा। मनरेगा के थ्रू उन्हें क्या हो रहा है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रही। तो ये हमने बात कर ली रूरल एरिया की। रूरल एरिया से थर्ड चीज एक और आ जाती है कि लोग माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं, आपके अर्बन एरिया में जा रहे हैं। अब ये हमारा प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है। द प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम दिस माइग्रेशन। अब ये लोग माइग्रेट करके आए, कहाँ पर माइग्रेशन हुआ, और ये माइग्रेट करके आते हैं आपके अर्बन एरिया में। ठीक है, हमारे अर्बन एरिया में आ गए। अब दोनों, फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेल है वही यहाँ पर माइग्रेट करते हैं, फीमेल भी यहाँ पर माइग्रेट करती हैं। तो इसके कारण यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अर्बन एरिया में जैसे ही अगर आप कहीं किसी अपना प्लेस छोड़कर दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको हाँ जॉब मिल गई, सारी चीज़ें एक उसी दिन मिल गया, नहीं। हम पहले ढूंढते हैं सारी चीज़ें, हमें अपने रहने का इंतजाम करना होता है, खाने पीने का सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्बन एरिया में जो स्लम एरियाज का नंबर है, स्लम का है जो नंबर हम बात करें, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। ओके, पहली चीज़ तो ये बात करी। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका क्या होता है, हम जो जेंडर गैप की बात करते हैं, ठीक है, जेंडर गैप भी अर्बन एरिया में इंक्रीज हो रहा है। इसका मेन रीजन ये है कि ठीक है, जो मेल है वो मेल है आपका, मैन है, वो माइग्रेट करके आपके अर्बन एरिया में आते हैं तो उनको तो थोड़ा जॉब अच्छे से मिल जाता है, इजीली यहाँ पर उनको जॉब मिल भी जाता है। बट जो फीमेल है सबसे ज़्यादा वो सफ़र करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक जो नेटवर्क होता है सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होता है, और एक किसी नए प्लेस पर हम जाते हैं तो नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और अर्बन एरिया में इतनी ज़्यादा जॉब भी नहीं है, आपको ये समझना होगा, यहाँ पर जॉब का क्रिएशन ही नहीं हो रहा है। तो फीमेल यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से फीमेल क्या हो जाती है आपकी, वो जॉबलेस हो जाती हैं। और जब वो जॉबलेस हो जाती है तो यही थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कि अर्बन एरिया में हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा हाई दिख रहा है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर होगा। इसीलिए आप सभी को पता है कि हमने भी जो आपका मनरेगा है वो रूरल एरिया में चल रहा है, तो डिमांड की जा रही थी कि जो मनरेगा है आपका, ऐसी कोई स्कीम यहाँ पर अर्बन एरिया में भी लेकर आई जाए।
ठीक है, क्या हो, अर्बन एरिया में भी लेकर आई जाए, जिससे क्या हो कि ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, अब आप देखेंगे जो आपका मनरेगा है इसमें सबसे ज्यादा तो कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, आपका जो विमेन है इनका ही कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, सो इस तरीके की कुछ जो स्कीम है हम डिमांड करते हैं, हम ऐसा कहा जाता है कि हमें लेकर आनी चाहिए, जिससे क्या हो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो धीरे धीरे डाउन हो। सो यहाँ पर अभी कोलकाता में पूरा सर्वे हुआ है और उसी सर्वे में ये सारी चीजें निकल कर आई हैं कि कंडक्टेड अ सर्वे इन 37 slum across different parts of Kolkata in 2012. So these slums were again surveyed in 2022 and 23. क्या होता है 2012 में यहाँ पर 37 जो स्लम्स है उनका सर्वे किया जाता है, फिर 22 एंड 23 में फिर से सर्वे होता है, और however we could track only 29 slums as the other slums had either been redeveloped or evicted. तो यहाँ पर अभी सिर्फ हमें 29 slums ही मिले हैं। क्यों? क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि इस टाइम पर ट्रेंड भी चल रहा है कि बहुत सारे जो स्लम एरियाज है उनका वहाँ पर रीडेवलपमेंट हो रहा है और उन्हें इवेकेट भी कराया जा रहा है। सो वी सर्वेड 513 slums household in 2012 and 369 in 2021 and 22. To get overall trend from 2012, we collect data on income and employment and slum in 2019, the pre-COVID year, to avoid the COVID-19 effect years after 1922 for comparison. तो यहाँ पर हमने इनकम भी देखा कि इनकम गैप भी दिखाई दे रहा। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप जो डेली वेज वर्कर्स हैं, लेबर्स की बात करते हैं, इनका जो इनकम गैप, जो इनकम ट्रेंड है, ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका मतलब कि कम हो रहा है। मतलब इनको जितना एक दिन का वेज मिलना चाहिए उतना वेज नहीं मिल रहा है, और जो भी मिल भी रहा है तो एक्सपेंडिचर और इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि वो उससे आपका कॉपरेट नहीं हो पा रहा है। सो द हाइएस्ट डिक्लाइन इन रियल इनकम इज ऑब्जर्व फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड वर्क्स 51%, फॉलोड बाय द पेटी बिजनेसेस और small shops 32% and government services 32% in 2019 as compared to 2012. Okay, इतना आपको क्लियर हुआ? Now, decline in the income and the rise in the engagement with petty business or small shops and construction or related work indicates a need for gainful employment option. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें gainful employment option की ज़रूरत है, जहाँ पर हम कुछ ऐसा काम करें, काम के साथ साथ जो इनकम गैप है वो हमारा यहाँ पर क्या हो, कम हो। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज सिस्टम साइंस फॉर अ बेटर फ्यूचर। नाउ सिस्टम साइंस फॉर अ बेटर फ्यूचर, अभी इस आर्टिकल में किसकी बात की जा रही है? अ फ्यू रिसर्च सेंटर सर्वेड, फ्यू यहाँ पर PE वाला फ्यू है ये, ओके, PE फ्यू रिसर्च सेंटर ने यहाँ पे सर्वे किया है वेरियस कंट्रीज में इन 2023 टू गॉज हाउ मैनी प्रेफर अथॉरिटेरियन रूलर्स इन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। आप अभी हमने कुछ मतलब कि अगर आप यहाँ पर कंटिन्यूसली न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अभी एक रिपोर्ट आई थी और मतलब सर्वे किया गया यहाँ पर। उस सर्वे से यहाँ पर ये निकल कर आता है कि कितने लोग यहाँ पर जो लोग हैं हमारी जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो कितने लोग यहाँ पर जो अथॉरिटेरियन रूलर्स है इसको यहाँ पर प्रेफर करते हैं। ओके, सो इंडिया में यहाँ पर मोस्टली हमने देखा था कि ज्यादा जो 85% जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि कैसी गवर्नमेंट आए, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आए। सो द नंबर चूजिंग डिक्टेटर्स विल dismayed democrats in the global south. We talking about here global south, that in India 85% demanding that there should be a authoritarian ruler should be here. Okay, Indonesia में 77%, South Africa 66 and Brazil 57%. In the West की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम में it is 37 and यूनाइटेड स्टेट्स में it is 32. Now चाइना और रशिया में सर्वे किया ही नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब लोगों की जो डिमांड है वो इसमें ये ज़्यादा बढ़ रही है कि आपके अथॉरिटेरियन क्या हो, रूलर्स हो, अथॉरिटेरियन रूलर्स हो। इसका मेन रीज़न ये कहा जा रहा है कि या तो मल्टी पार्टी हो या फिर अथॉरिटेरियन हो। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि क्या होता है कि आपके बहुत सारे यहाँ पर क्या हो रहा है, इशू इमर्ज होकर आ रहे हैं। आप क्लाइमेट चेंज, इसमें फिर वही क्लाइमेट को, इन सारी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और अगर अथॉरिटेरियन रूलर्स यहाँ पर आते हैं, डिक्टेटरशिप होती, तो वो क्या करेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट कोर एरियाज हैं इन पर ही फोकस करेंगे और उस चीज़ का यहाँ पर सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पर हम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में यहाँ पर नहीं देख पाते हैं। सो एवरेज इनकम मे बी राइजिंग बट द वेरी रिच आर बिकमिंग मच रिचर फास्टर। लार्ज कॉर्पोरेशंस एंड फाइनेंशियल
financial institutions are compelling governments to set their rules of the game in their favor by reducing tax for them. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप देखेंगे इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर सेट हो जाते हैं और ऐसा काम करते हैं, इस तरीके का गेम प्ले करते हैं कि उनका जो टैक्स है वो रिड्यूस हो जाए, उनके फेवर में सारी चीजें आ जाएं. ओके, सो इसके कारण क्या हो रहा है, ऐसा करके वो यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और सिर्फ इन्वायरमेंट से यहाँ पर प्रॉफिट को गेन करते हैं. और इन प्रॉफिट को गेन करते हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, आपका जो ये ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज़्यादा हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है. तो हम इस पर, ये जो हमारी कोर एरियाज हैं, इन पर हम फोकस ही नहीं कर पाते हैं. ओके, तो इस अभी यही कहा जा रहा है. सो इंडिया की बात करते हैं. इंडिया हैज 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग on only 2.4% of world's land. In 2024, India ranked 155 out of 178 countries in the Global Environment Performance Index. हमारा जो ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो हमारा 178 कंट्रीज में से हमारा जो रैंकिंग था वो कितना था, इट वाज 155. तो आप देख सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस किस तरीके से यहाँ पे डेट्रॉइट हो रही है. सो मीनवाइल इन 2022 इंडिया स्लिप्ड, अब फिर से यहाँ पर हम एकदम बॉटम पर आ चुके हैं. तो हमें यहाँ पर टारगेट करना होगा कि जीडीपी जो टारगेट, ठीक है, हम इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, जीडीपी को टारगेट करते हैं, बट इस जीडीपी टारगेट से क्या होती है, आपकी इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है और जो हमारा अर्थ है ना, यहाँ पर हम इसको स्पॉइल कर रहे हैं. सो हमें यहाँ पर इकोनॉमी का जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उस ग्रोथ के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट पर भी हमें फोकस करना चाहिए. सो उसके साथ साथ इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए, कीपिंग द फॉरेस्ट इन साइट, डू नॉट गेट लॉस्ट इन द ट्रीज इज अ गुड एडवाइस. हमें यहाँ पे फॉरेस्ट पर अपनी नजर रखनी चाहिए, ना कि पेड़ों पर, कि हाँ एक दो पेड़ हमें दिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमारी नजर किस पर होनी चाहिए, फॉरेस्ट पर होनी चाहिए, कि हमारी कंट्री में इस एरिया में कितने फॉरेस्ट है, कितने नंबर ऑफ फॉरेस्ट हैं, ना कि इतना कि हमने हाँ एक दो पेड़ देख लिए, एक दो चीजें देख ली तो हम इससे सेटिस्फाई हो गए. नहीं, हमें यहाँ पर फॉरेस्ट पर नजर. तो ये लाइन बहुत अच्छी है, आप इसको कोट कर सकते हैं कहीं पे कि कीपिंग द फॉरेस्ट इन साइड, डू नॉट गेट लॉस्ट इन द ट्रीज इज गुड एडवाइस. So many things must be known and their interconnection mapped to understand how the world works. All science, medical, social, natural are fragmented into narrow slows locked within their echo chambers. Scientists of different disciplines do not learn from each other. अब यहाँ पे साइंटिस्ट का भी, अगर हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं, मेडिकल साइंस, सोशल साइंस, इसमें जो ये तीनों जो सब्जेक्ट है फ्रेगमेंटेड है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनमें आपको सिमिलैरिटीज भी दिखने को मिलती हैं. तो हमें इस पर क्या करना होगा, फोकस करना होगा. तो अभी देखिए, इस आर्टिकल में इतना ही, आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको इस रिपोर्ट का नाम याद रखना है और ये जो नंबर्स है आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं, आप अपने इसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज डेंजरस गेम. डेंजरस गेम आप सभी को अगर हम बता दिया जाए यहाँ पर, अगर इफ़ यू सी द ओके, कोरोनिल के बारे में आप लोगों ने सुना है. व्हाट इज दिस कोरोनिल? कोरोनिल यहाँ पर पतंजलि, अगर बाबा रामदेव जी का ये जो आपका पतंजलि है, इसके बाद यहाँ पर निकाला गया था कोरोनिल को. और इसमें यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है कि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होते हैं और यूनियन मिनिस्टर होते हैं, ये सारे यहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, जो कि पतंजलि के द्वारा यहाँ पर कोरोनिल को प्रमोट करने के लिए होता है. और ये जो कोरोनिल होता है, ये क्लेम करता है कि ये कोविड-19 को क्या कर सकता है, पूरी तरीके से खत्म कर सकता है. ठीक है, ये जो क्लेम किया जा रहा था. अब देखिए, कई बार क्या होता है, हमने क्लेम किया उस टाइम पर तो अभी ऐसा कुछ इसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन नहीं उठाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया था. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप ये जो प्रमोशन कर रहे हैं, ये डायरेक्टली आप किसको वॉलेट कर रहे हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 का यहाँ पर पूरी तरीके से इसके जो रूल्स हैं, इसको यहाँ पर वॉलेट किया जा रहा है. इसके रूल्स की बात करते हैं. सो रूल्स डिस्पाइट द कंपनीज assurance to the courts in November last year that it would not do so. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया था, नोटिस इशू किया था अगेंस्ट द पतंजलि आयुर्वेदा फॉर पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि यहाँ पर जो आपका पतंजलि है, ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इस तरीके के जो क्लेम कर रहे हैं, तो इनको पूरी तरीके से रोका जाए. ये सिर्फ पतंजलि की बात नहीं हो रही है, पतंजलि का तो सिर्फ एक केस आया है. यहाँ पर बहुत सारे से, कई बार हमारे पास ड्रग्स और मेडिसिन होती हैं जिसका हमारे पास मतलब कि फालतू में ही उसकी एडवर्टाइजमेंट होती रहती कि हाँ हम ये क्लेम कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअल में हम देखें इट इज नॉट लाइक दैट. सो अभी फैब में फिर से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मतलब
पहले इसका नोटिस इशू किया था, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं उठाया गया था। जो पतंजलि जो ब्रांड था स्टिल यहाँ पर अपना जो प्रमोशन है ये सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। अभी फरवरी में दिस ईयर बाद की इशू सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया है पतंजलि आयुर्वेदा पर कि आप ये जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर रहे हैं इसे यहाँ पर रोका जाए। ओके, सो ये यहाँ पर इतना ही बताया जा रहा है। उसके बाद फिर ये भी कहा गया है कि ऑन November 21-23 the court warned the company not to advertise permanent curse and threaten to impose a penalty of 1 crore on every product। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर पेनल्टी क्या करेंगे, आपका दिया जाएगा, मतलब कि इम्पोज किया जाएगा। ओके, इस तरीके के अगर आप क्लेम्स बनाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, तो इससे यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए लोग भी क्या होते हैं, जैसे कि थोड़ा आयुर्वेदा की बात आ जाती है, इस तरीके जब चीज़ें आ जाती है ना तो उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, और इस तरीके के बड़े बड़े जो क्लेम्स होते हैं तो इस पर क्या होने लगता है, आपका ट्रस्ट होने लगता है कि हाँ चलो हम ट्राई करके देखते हैं। तो ये गलत चीज़ हो जाती है, हम यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें मिसलीड कर रहे हैं। ओके, सो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया कि जब यहाँ पर हमने इसको मना किया था कि ऐसा नहीं करना है आपको, इस तरीके की मिसलीडिंग आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, तो आपने भी इस पर कोई स्टेप नहीं लिया है। ओके, सो इट इज मैटर रिलेटेड टू अ हेल्थ एंड मेडिसिन। ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड मैटर है। तो द गवर्नमेंट प्लेइंग favoritism can be extremely dangerous and harmful, allowing commercial interest to override public health and safety can be perilous। तो इसमें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पे फेवरेटिज्म को प्रमोट करती है तो इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड हार्मफुल, क्योंकि अगर हमारे जो कमर्शियल इंटरेस्ट को हम अलाउ करते हैं ओवर, जिसकी वजह से हमारा जो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी उसको ओवरराइड करते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा ना। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज न्यूक्लियर पावर इज की टू डेवलपमेंट सीज स्टडी। अब देखिए आप सभी को पता है इंडिया में हम बात करते हैं, हमारा डेवलप्ड नेशन बनने का टारगेट है कि 2047 तक, जो हम अमृतकाल की बात करते हैं 2047 तक हमें क्या बनना है, एक डेवलप्ड नेशन बनना है। 2030 तक का हमारा टारगेट है, आप यहाँ पर देखेंगे वेरियस सोर्सेज की 2030 तक हम एक क्लीन एनर्जी की तरफ, और 2070 तक हमारा जो टारगेट है 2070 तक हम जो नेट जीरो एमिशन है इसको अचीव करेंगे। लेकिन इसको अचीव कैसे करेंगे, अभी हम क्या यूज करते हैं, अगर हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का हमें जनरेशन करना है तो उस इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं। वी यूज फॉसिल फ्यूल, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन का एमिशन होता है। अब हम इसके अल्टरनेटिव्स लेकर आए। अल्टरनेटिव्स क्या है, एक पहला है आपका सोलार पावर प्लांट्स, फिर आपका विंड एनर्जी आ जाती है, फिर टाइडल एनर्जी, और यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट्स। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये शॉर्ट टर्म्स के लिए हैं। शॉर्ट टर्म्स इन द सेंस कि मतलब इनकी एनर्जी कब खत्म हो जाए कब नहीं, हमें इतना ज़्यादा वो नहीं है। हम इसका जब बड़े अमाउंट पर इसको स्टोर करके रखें तब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका एक अल्टरनेटिव ये भी बताया गया कि ठीक है हम इनका तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, साथ साथ यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनका यूज़ किया जाएगा, और ये सबसे बेस्ट सोर्स हो सकता है फॉर द मतलब कि बेस्ट आपका अल्टरनेटिव है फॉर क्लीन एनर्जी। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में न्यूक्लियर पावर्स का सिर्फ कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो इट इज ओनली 1.6%, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो है। इसका मेन रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न ये है कि पावर प्लांट्स को स्टैब्लिश, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए, आपको यहाँ पर चाहिए फंड। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, देखिए करंटली न्यूक्लियर एनर्जी मेक अप ओनली 1.6% इन इंडियाज एनर्जी मिक्स। सेकेंड, यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और साथ साथ यहाँ पर सिक्योरिटी का भी कंसर्न आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर हमारा जो अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो एनर्जी मिक्सचर में कंट्रीब्यूशन है इट इज़ 1.6%। तो यहाँ पर देखिए स्टडी ने ये शो किया कि अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को यहाँ पर डेवलप करते हैं तो इसमें हमारा ये क्या कर सकता है, एनर्जी सेक्टर में जो हमारा टारगेट है इसको हमें अचीव करने में हमारी हेल्प अच्छे से कर सकता है। ओके, इट इज़ क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज UNHRC टू डिस्कस कॉल फॉर इजराइल आर्म्स एम्बार्गो। अब देखिए जो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC को हम बोलते हैं यूएन ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल विल कंसिडर अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। यहाँ पर जो रेजोल्यूशन आया है उसको यहाँ पे कंसर्न किया जाएगा, और इसी के चलते वहाँ पर वो कॉल करें कि आर्म्स एम्बार्गो ऑन इजराइल साइटिंग द
प्लेबिसिबल रिस्क ऑफ जीनोसाइड इन गाजा। गाजा में यहाँ पर जो जीनोसाइड हो रहा है इसको रोकने के लिए अब ह्यूमन राइट काउंसिल है इसने यहाँ पर इस चीज़ को कंसिडर किया है। सो ये आपकी यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसका यहाँ पर टॉप पोजीशन पर आता है। सो द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वाज ब्रॉट फॉरवर्ड बाय पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ 55 ऑफ द 56 यूएन मेंबर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर 8 पेज का पूरा इजराइल है जो पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर लाया गया है ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी यहाँ पे इस्लामिक स्टेट्स हैं। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या हो, आपका ये जो जिनोसाइड हो रहा है गाजा में इसको तुरंत ही रोका जाए। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, यूएनएचआरसी की। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है हुज मिशन इज टू प्रमोट प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड, कि अगर कहीं पर ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हो रहा है तो उसे हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। द काउंसिल हैज 47 मेंबर इलेक्टेड टू स्टैगर्ड 3 years टर्म ऑन अ रीजनल ग्रुप बेसिस। तो यहाँ पर रीजनल ग्रुप बेसिस पर 3 साल के लिए यहाँ पर जो 47 मेंबर्स हैं इस बॉडी के उनको यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो द काउंसिल वॉज स्टैब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 15 मार्च 2006 टू रिप्लेस द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। पहले क्या था, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, जिसको रिप्लेस करके आपका क्या आता है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को यहाँ पर आप यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को स्टैब्लिश किया जाता है। ओके, सो इसका अगर हम बात कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट जितने भी यहाँ पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, कहीं पर भी ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन होता है इनके जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं, तो उसको एड्रेस करना किसका काम होता है, यूएनएचआरसी का यहाँ पर काम होता है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।